चाहिए। आजकल यंगस्टर में तो लव एक ऐसा पॉइंट हो गया है जिसका स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। देखिए ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं। मतलब आपका फैशन शो में जाने का उद्देश्य एक तरह से ये है कि आप अध्यात्म को और ज्यादा प्रमोट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, कि किस तरीके से नियम से चलना चाहिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो बातें और चाय विद आलोक शर्मा में। आज हमारे बीच में बहुत ही प्रसिद्ध रेकी एक्सपर्ट मौजूद है जिन्होंने कई सारे सोशल वर्क भी किया है। इसके साथ साथ इन्होंने कई ब्यूटी पेजेंट भी जीते हैं, तो आप इन्हें एक मल्टीटास्कर वुमन भी कह सकते हैं। और अभी अभी इन्होंने एक्टिंग करियर में जब शुरुआत की है और पहली ही फिल्म इन्होंने किसी अवार्ड शो के लिए किया है। स्वागत है मैम आपका। इनका नाम है रितु सिंह चौहान। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम, आप बताइए। बस माता रानी का आशीर्वाद है। एक्टिंग का पड़ाव अचानक से कैसे? सब फैंस की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैम आप हमारे इसमें फिल्म में काम कीजिए। काफ़ी 1 साल से अप्रोचेस आ रहे हैं। जब मैंने ये ब्यूटी क्वीन का अवार्ड जीता जी। उस समय स्पिरिचुअली मेरा जो मेन है फोकस जो रहता है वो स्पिरिचुअल टॉकिंग में रहता है। तो बाय नेचर अध्यात्म से मेरा जुड़ाव है और मेरा फील्ड टोटली अलग है। मैं एक रेकिस्ट हूँ, साथ में काउंसलिंग करती हूँ। तो इस फील्ड में आने के लिए जैसे पब्लिक ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज बोलना चाहिए, करना चाहिए, मेरे फैंस लोगों ने, मतलब कई लोगों ने आपसे वो कहा कि आप वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। डेफिनेटली। तो मैंने सोचा चलो एक फिल्म की जाए। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा उस फिल्म के बारे में, जब मुझे ऑफर आई कि आप मैम इस रोल में हमारे लिए सोशली आप एक मैसेज दीजिए। अच्छा, मैसेजेबल फिल्म है। मैसेजेबल फिल्म है। तो मैंने सोचा चलो मेरे फॉलोअर्स का मन भी रह जाएगा और मुझे करना भी था कि मैं कुछ अच्छा ऐसा रोल प्ले करूं जो समाज के लिए अवेयरनेस लाए। तो ये अवॉर्डेड फिल्म है। नागपुर से अभी फर्स्ट टाइम यहाँ नागपुर में फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स होने वाले हैं। तो ये पहली फिल्म हम लोगों ने अवार्ड बेस पे की, सोशल मैसेज के साथ। तो जो मैम आपका ब्यूटी पेजेंट वाला जो करियर था, एक्टिंग तो जस्ट अभी आपने शुरू किया है, ब्यूटी पेजेंट में मे बी आप 2-3 साल से कर ही रहे हैं। तो ये आपकी जो आपका प्रोफेशन है रेकी का या फिर अध्यात्म से जुड़ा हुआ, फिर उसमें आपको ब्यूटी पेजेंट जैसा ऑप्शन आपको क्यों लगा कि हाँ मुझे ये भी एक करना चाहिए? आप हम ये समझ रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप कि मैम के पास वो ब्यूटी विद टैलेंट वाला सेंस तो है ही, बट अचानक से लोग रेकी एंड अध्यात्म से एक फैशन शो की तरफ, ये समझ लो आप 3 साल पहले अप्रोचेस आते थे। जैसे मैं सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ तो लोग मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाने लगे जी। कि आप आके, जैसे अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले आप ही के सामने काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप मेरे शो में आके जज बनिए, ज्यूरी बनिए। तो ऐसे ऑफर्स मुझे हमेशा आते हैं एज अ सोशल वर्कर या मल्टी टैलेंटेड वुमन। तो हर कोई ये चाहता है मतलब फैशन शो को क्योंकि एक अलग नजरिए से लोग देखते हैं जी। तो आपने उसमें ऐसा कौन सा नजरिया ढूंढा जो कि आपके वर्क या अध्यात्म से रिलेटेड लगा आपको? हाँ, आजकल का जो यूथ है वो इस तरीके से फैशन में जुड़ रहा है और मुझे ऐसा लगता था कि ब्यूटी विद अध्यात्म उनके अंदर। अच्छा, आपने एक नई, हाँ, आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैम ने एक नई चीज वहाँ सोची जी। जो कोई नहीं सोचता। आम व्यक्ति लोगों की सोच है फैशन शो है, चलिए हम करते हैं, एक एंजॉयमेंट टाइप एक अलग। तो मैम का कहना ऐसा है कि मैम ने फैशन में एक अध्यात्म को किस तरह से उसको पहुंचाना है। जी, मैंने शुरुआत किया ना, यानी मैंने शोज में एक टॉपिक मेडिटेशन का, ईश्वर के प्रति जागृति, जो लोगों को जैसे फैशन शो के अंदर। यस यस वहाँ आप समझ रहे हैं, मतलब ये एक इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकता, लेकिन मैम ने वो चीज सोची, वही एक अपने आप में क्रेडिट है। फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना वो एक अलग पॉइंट हो गया। काफ़ी सारे लोगों ने उसको आत्मसात किया। मेरे शोज़, मेरे सेशंस, ये ब्यूटी इसमें ही होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं लोग मुझे वहाँ एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं। साथ में मेरा सेशन, मैं तभी जाती हूँ जब मेरा सेशन वहाँ रखे। तो मैं मेडिटेशन मतलब आपका फैशन शो में जाने का उद्देश्य एक तरह से ये है कि आप अध्यात्म को और ज्यादा प्रमोट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, कि किस तरीके से नियम से चलना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो एक पर्टिकुलर ड्रेसअप ही आपको अध्यात्म बनाएगा। मैं समझती हूँ कि कोई एक चूल्हा, जैसे सन्यासी है जी,
तो उसमें वो नियम धर्म और उसको अध्यात्म से जुड़े, अगर उसने संन्यास लिया है तो वो चोला धारण करना है उसको, और उस चोले का मान रखना है। जो आजकल हर जगह, कोई न्यूरोलॉजिस्ट देख लीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजर देख लीजिए, या कोई ऐसे जो कथावाचक होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर ड्रेसअप होता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो होती है वहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारा लोग वेयरअप करते हैं, ड्रेसिंग यूज करते हैं लाइक। तो आप उस सब चीजों से हटकर ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान को कपड़े से आध्यात्मिक दिखना जरूरी नहीं है। यस, अंदर से उसको अध्यात्म को समझना जरूरी है। समझना है, नियमों से चलना है। आप दुनिया के कंपटीशन में उतरिए पर अपने संस्कारों को ना भूलिए। अपने संस्कार ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं। एक ट्रेडिशनल जो आप वुमेन को देखेंगे कि आप एक घरगुती जो एक महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं, वो महिलाएं, उनका ड्रेसअप, ड्रेस सेंस, तो आपके लिमिटेशंस होने चाहिए कि हम इंडियन हैं तो हमको बाहर भी, बाहरी जगत में जाना है। तो ये चोला आप ऐसा धारण कीजिए कि आप वहाँ पे भी अपना बेस्ट दे सके और अपने होम टाउन में भी बेस्ट दे सके। तो आपको, हाँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि वही सैफ्रॉन पहन के ही अध्यात्म से जुड़े रहना है या लेकिन इस चोले का मान रखना बहुत ज़रूरी। जो आज के बाहरी इसमें आप कर रहे हैं, जो देखो वो उस चोले का अपमान करने पे लगे। चोला उसी ने धारण करना चाहिए जैसे सैफ्रॉन है, तो जिसने अपने सन्यास के यानी नियमों को लेते हुए संसार को ज्ञान दिया है, सांसारिक ना होते हुए भी वैराग का पूरी तरीके से पालन करना, वो एक सन्यासी का कार्य होता है। तो अध्यात्म, जो आपका जो पर्टिकुलर जो मुख्य है, ये सारे आपने एक आपके तरफ के जो हम एक पॉइंट लिखते हैं उसके साथ साथ जो सब टाइटल्स होते हैं, ये आपके सब टाइटल्स है एक तरह से, एक्टिंग, देन फैशन शो और ये सब। पर जो आपका मुख्य किरदार है, जिसे हम कहेंगे रेकी एक्सपर्ट, तो एक्चुअली मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं पूरी तरह से रेकी के बारे में खुद ही नहीं जानता। मैंने एक्चुअली नहीं सुना है, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम यंग जनरेशन के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, मे बी वो जानते होंगे रेकी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं ये खुद जानना चाहूँगा, और मेरे जो दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे कि रेकी आखिर है क्या, और आप इसके तो एक्सपर्ट हैं, तो मैम रेकी के बारे में बताइए। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो आपको साधना समझनी चाहिए। जो साधना होती है यूनिवर्स में, उसका जो एनर्जी हम लेते हैं, दैट इज अ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। इसका नाम है रे। एक यूनिवर्सल चीज है। की मीन्स उसका प्रकाश, रे की यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से हम हील करते हैं। तो इसको सबसे बड़े समझने का तौर तरीका ये है कि हमको नियम, साधना और नेचर, इन 3 चीज से जब हम जुड़ते हैं, नियम, साधना और नेचर, प्रकृति जी, इन तीनों चीजों से जब हम जुड़ते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करके यूनिवर्स की चीजों को अपनाते हैं जी। जैसे एक ट्रैफिक है, ये साधना के लिए समय ही ब्रह्म मुहूर्त है। आप इसको एकदम बहुत ज्यादा हौच पौच इसमें नहीं कर सकते। आपको नियमों से चलना पड़ेगा। आपको एक जगह बनानी पड़ेगी कि मैं ये 21 दिन तक इस चीज़ का पालन करूँगा। रूल्स पे चलना पड़ता है, ध्यानस्थ होना पड़ता है, खान पान में संयम रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती, तब जाके आप एक रेकी यानी सीख सकते हैं। समझे? तो इसे हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं लाइक कि प्रकृति ने जो हमें एक समय सारणी दी है, जी, इट्स कॉल्ड अ टाइमिंग लाइनअप। यस। सो हमें उसका पालन करना चाहिए एक निष्ठा से, और एक पर्टिकुलर वे में जो वो एनर्जी आ रही है हमें उसका साधना करना है। बिल्कुल, रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी हम तब महसूस करेंगे जब हम उसकी तपस्या में पास होंगे। तो इसमें आपने बहुत सारे केसेस भी सॉल्व किए, कई सारे क्लाइंट्स को भी हैंडल किया है। तो आप जब एक फेस टू फेस आपका होता है क्लाइंट से, तो आपको किस तरह की, मतलब ऐसा लगता है कि ये वो चीज उनके बहुत ज्यादा काम आई है, इस चीज से उनके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं? आपको कब रेकी 4 लेवल पे काम करती है। व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, मेंटल, जो अपना मानसिक होता है, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, 4 पॉइंट्स हमारे क्या है? एक आप फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, आपका इकोनॉमिक लेवल पर, और आपका स्पिरिचुअल लेवल पर। जी, एक छोटे ब्रीफ में आप उसे बता दीजिए कि किस तरह से, क्योंकि कई सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे।
ये ऐसा है जैसा व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने समस्याओं को लेकर अंदर ही अंदर पूरी तरीके से वो यानी इतने चिंताग्रस्त, इतने स्ट्रेस में रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ जाऊँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ऐसी स्थिति में जब वो हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला हम उनको यही बोलते हैं कि आपकी कोई समस्या ही नहीं है। यानी उसको पहली फुर्सत में हम प्रॉब्लम से उबार लेते हैं कि उनसे टॉकिंग जो हमारी होती है, उनकी सारी जड़ें कहाँ से है, वो किस तरीके से प्रॉब्लम में फंसे, कैसा उनको वो हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है इस समय, इससे वो कैसे उबर सकते, उसके ऊपर क्या उपाय है, क्या उनको हम ट्रीट करें किस तरीके से। तो वो मल्टीपल चीज़ें हमको जब पता चलती है एक व्यक्ति के बारे में कि हमको इसके ऊपर शारीरिक वर्क करना है, इसके ऊपर मानसिक वर्क करना है, इस चीज़ को हमको किस तरीके से उपाय देना है, तो हम वो व्यक्ति की समस्याओं को देखते हुए हम उनको बताते हैं। तो रेकी एक तरह की मेडिसिन है, हीलिंग पावर है, हील कर गोली तो नहीं खाना है हीलिंग है, लेकिन इलाज 100% है। यस वो हमसे मिलते से ही उनका यानी आप समझ लीजिए कि वहाँ 100% हम उनको दे देते हैं। जैसे वो हमसे मिलते हैं तो उसी समय पहली ही मीटिंग में वो अपने आप को पूरा रिलीफ करके यहाँ से जाते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी, तो उसका मतलब ये भी है कि एक पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले को देने के लिए आपने पहले एक पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा की होगी, बहुत सारी आपके पास। तो वो जो सफर था जब आपने शुरू किया और जो आपने इसको सीखना शुरू किया, तो जैसे कि आपने सोशियोलॉजी में पढ़ाई किया है, हाँ, सोशल में मेरा आपने सोशल स्टडी वर्क किया था, है, क्रिमिनोलॉजी में, सॉरी। देन फिर आपने फिर उसमें ये एक रेकी जैसा आपका आया। तो सोशल वर्क जब आपने चुना तो पहले आपकी सोच क्या थी? क्योंकि पहले तो बहुत सारे लोग ये सब चीज नहीं चुनना चाहते ना। देखिए मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पापा जी, मेरे मम्मी, हमारे जो बुआ है, फूफा जी लोग हैं, हमारा जो मायके का परिवार है वो पूरा ही पुलिस ऑफिसर, डिफेंस लाइन से जुड़ा हुआ है जी। तो पहले तो मैं यही सोचती थी कि मैं क्रिमिनोलॉजी क्राइम ब्रांच में मैं यानी उसमें स्टडी करूँ। पापा से मैं कहती भी थी कि पापा मेरे को एक यानी ऐसा फील्ड चाहिए। तो पापा बोलते थे बेटा आप पढ़ाई करो पूरी, उसके बाद में आपके हस्बैंड जो बोलेंगे आपको वो, क्योंकि हम हिंदी साइड रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का करना पड़ता है। और बचपना ऐसा रहा कि साधु संतों के बीच में गुजरा है, बैकग्राउंड पुलिस ऑफिसर लोगों का था और भाई जो है उनका गाइडेंस इतना मजबूत रहा है। मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भैया हैं। तो ये हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है एक अध्यात्म से जुड़ते हुए फुल्ली एजुकेटेड फैमिली है। यानी तो यहाँ से मुझे एक रे आती थी हमेशा कि मैं अध्यात्म से जुड़ती रही। मम्मी पापा, हमारे गुरुदेव जी जबलपुर के हैं, गीता धाम के हैं। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव अध्यात्म से बचपन मतलब से एक रहा। फैमिली की तरफ से आपको वो चीज मतलब मिल गई। वो बोलते हैं कि वो वसीयत मुझे मिली। हाँ, एक वसीयत के तौर पे आपको वो चीज मिल गई। लेकिन कई मामले में ऐसा होता है कि कई लोगों को ऐसी वसीयत मिलती है पर वो कभी उसे आगे लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपने उसे आगे लेकर गया और एक उसे एक अलग ही लेवल पर आज मैम आप कर रहे हैं इसके बाद। जी, मैं बहुत लेती हूँ। ही मुश्किल सा चीज है लेकिन बहुत ही स्मूथली आपने इसे हैंडल कर लिया। बहुत एंजॉय करते हैं मेरे सेशंस में। मेरे जो फॉलोअर्स है वो देखना चाहते हैं मुझे, हर पल हर क्षण मुझसे सुनना चाहते हैं कि आज क्या लेके आई है रितु सिंह, आज मैम ने क्या बताना है हमें या क्या हम उनसे ले सकते हैं। मुझसे बोला जाता है, बोला यानी मेरे टॉपिक डिसीजन अभी सब पब्लिक करती है कि हमें इस टॉपिक पे बताइए। तो अब इस दौरान हमने सेशन जो चालू किया है वो सूर्य के ऊपर चालू किया है, हमारे गायत्री मंत्र के ऊपर जो स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो ये जो सेशंस हुए 2-3 मेरे, तो मैंने गायत्री मंत्र से जो फ्यूजन वाला है, यानी लोगों को ऐसा मजा आता है वो फ्यूजन सुनने में। हम नॉर्मली जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसको हमने एक रॉकिंग साउंड देके फ्यूजन किया, मतलब मॉडर्न टाइप के हिसाब से मॉडर्न सॉल्यूशन। यस, कि पब्लिक यूथ अपने संस्कारों को, अपने मंत्रों को ऐसे कंठस्थ कर लिया ना, उनके जो ये गाने चलते हैं वो जैसे वो कंठस्थ और याद करते हैं वैसे सारे मंत्र में याद करवा देती हूँ। अब आप एक सोशल वर्क कर रही हैं जी, कर रही है आप, बहुत बड़े आप रेकी एक्सपर्ट है, फैशन शो में भी आप है ही है, एक्टिंग का भी आपने शुरू, और कौन सा आप चाहते हैं?
क्या आप पीएम बनने का ऐसा कुछ प्लान है, राजनेता वगैरह? जी जी जी, उससे मैं काफ़ी दूर रहती हूँ। उसके भी ऑफर्स थे, काफ़ी सारे थे कि आप ये ज्वाइन कर लीजिए। कुछ राजनीति लोग हैं जो बोलते हैं कि इसमें आ जाइए आप, पर अध्यात्म की राह मेरे लिए सबसे बड़ी राह है। 2024 खत्म होने पर है, 2025 के पड़ाव पे ये वीडियो एक्चुअली 2025 में ही रिलीज होने वाला है। पर मैं अभी से आपसे वो पूछ सकता हूँ कि सवाल, क्योंकि शूट हम 2024 में कर रहे हैं, ये इस वीडियो की खासियत है। तो आप जो यूथ है 2025 को वो किस नज़र से देखे और किस तरह से वो अपने जो डिसीजन या उन्होंने जो कुछ प्लानिंग की होगी वो एग्जीक्यूट कर पाए? मैं यूथ से तो यानी फ्रेंडली बोलूं कि सबसे पहला चीज़ होता है आप हार्ड वर्क और आपके रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाएं। और जब हम खुद बनाते हैं अपने रूल्स और उसमें चलते हैं तो मज़ा ही अलग आता है, क्योंकि हमको एक बाध्यता आती है कि हमें ये करना ही है। सक्सेस होने का रेट बढ़ जाता है। ये कैसे आपसे कह सकते हैं कि आप अगर अपने रूल्स पे चलते हैं तो क्योंकि खुद ने खुद के रूल्स देखिए, रूटीन हमें खुद बनाना है। जब हम रूटीन तय करते हैं तो हम उस पे चलना खुद सीखते हैं। और अगर हम उस पे चल के हमारे रूटीन पे हमें सक्सेस मिलती है, वो ध्यान रखिएगा। फिजिकली फिट रहने की कोशिश करिएगा, मेंटली स्ट्रेस लेना तो मुझे नहीं भी है। थोड़ा फिजिकली होना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा हाँ, मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, प्रॉब्लम की जड़ों को ढूंढना चाहिए, ना कि उनके पत्तों को काटना चाहिए। तो हमेशा स्ट्रेस किस चीज़ से हुआ है उसको देखिए, वो लूपहोल आप में नहीं आना चाहिए। आजकल यंगस्टर में तो लव एक ऐसा पॉइंट हो गया है जिसका स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। देखिए, ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं, पर भगवान जो है इस धरा पे, आप चाहे इसे मानो चाहे नहीं मानो, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने समय पे एक जोड़ा सबके लिए लिखा है, लेकिन समय के अंदर आप उस चीज़ को चाहेंगे तो आप डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, इमोशनली डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये जो लव वाला सेक्शन है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, इसको अपने करियर के बीच में नहीं आने देना है। सही समय पे सही पार्टनर आपको मिलता ही है। मतलब आप अगर फोकस करें आपके लक्ष्य की और ज्यादा, सबसे पहले तो करियर उसके है। बाद सारी चीजें। यस, आपका करियर आपकी दिशा को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो देखो, जो हमारे पुरातन इसमें एक अवस्थाओं में हर काम किए जाते थे, है ना? वो गृहस्थ जो आश्रम। मैम ने रेकी के बारे में कहा कि रेकी के जो 4 पॉइंट्स है जिसमें प्रकृति भी एक ऐसा पॉइंट है। हाँ, तो ये अभी आप लव के बारे में भी वही समझ सकते हैं कि वो जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, ऋषियों ने बनाए थे, वो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रकृति। हाँ, ब्रह्मचर्य का जो एक टाइमिंग लाइन सेट किया है कि आपको इस समय ये करना है, ये बिल्कुल करना है। बिल्कुल। तो वही अगर आप फॉलो करते हैं, सक्सेस है ना, लाइफ तो का सक्सेस कहाँ है? मतलब लाइफ को सक्सेस आप क्या समझते हो? लाइफ जीने आए हो या बिताने आए हो, ये समझना बहुत जरूरी है। इंडियंस क्या कर रहे हैं, अभी के आज के यूथ क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर ज्यादा अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? कि उनको मजा। अब मजा किस चीज को बोलते हैं? आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है मजा की। मतलब कहने की बात यह है कि आप बिता रहे हैं। हाँ, काट रहे हो, आप काट रहे हो, जी नहीं रहे हो। आप इंडियन ट्रेडिशन फॉलो करो। इतना इतना इसमें सौंदर्य है, बोलना चाहिए। जीवन जीने की कला है। इंडियन कल्चर बोले तो बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है। आपको यहाँ धरोहर दी है, आपका ब्रह्मचर्य बताया है, आपको गृहस्थ आश्रम बताया है, आपको वामप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम बताया है। तो ये आश्रम क्यों बताए गए पूर्वज? इसका आनंद लो। बैचलर हो यार, बैचलर में क्यों बंधन में बंधना है आपको? तो मैम, जो अभी आपने पूरा एक जो आपका चल रहा है करियर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया, फ्यूचर में आप इसको किस तरह पे देखते हैं? मतलब इवन नागपुर और कई बाहर जगह आप जाकर आपने कई सारे काउंसलिंग और ये सब चीजें की है। फ्यूचर एक होता है, हम अक्सर किसी चीज को शुरू करने से पहले एक फ्यूचर्स का सोचते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहेंगे। तो आपकी क्या सोच है कि आप इसे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मैं इसे यहाँ तक लेके जाना चाहती हूँ, सनातन हूँ तो हर एक बच्चा अपने मंत्रों को जाने। हर पैदा होने वाला बच्चा
अपने मंत्रों को जाने, हर वो माँ ये सीखे और इसी तरीके से ये कारवा हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे मंत्रों को आत्मसात करते हुए जीवन जिए और अच्छे से खुशी से जिए। मेरा ये मोटो है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को खुद ना क्रिएट करें। हमने जहाँ अति का बैंड बाजा बजाया, हम वहीं पे डिस्ट्रॉय हुए। तो कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। हमारे लिमिटेशंस को हमें समझना है और मैं तो यही मेरा मोटो है कि मैं सबके साथ, सबको लेके अध्यात्म सबका में साथ सबका विकास। यस हमेशा जुड़ती हूँ, जुड़ते रहूंगी और अपने इस सनातन धर्म का प्रचार करते रहूंगी। ठीक, नए साल के बारे में आप मैम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2025 शुरू हो गया है। नया साल आप सभी के जीवन में मंगलमय रहे, समृद्धिवान आप बनिए, यही आशीष देती हूँ। और 4 नियमों का पालन कीजिए सारे यूथ और हर घर में। देखिए, समाज तब बनता है जो घर की स्त्रियों को आदर होता है। तो स्त्री का आदर हर घर में जहाँ होता है, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, अपने से जो बड़े का, उनका आदर। संकल्प लीजिए कि घर में किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, शारीरिक मानसिक एक दूसरे को आप लोग प्रताड़ना ना दे। यहाँ से आप शुरू करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को निर्धारण करें कि मुझे बनना क्या है, और उसके बीच में कोई भी तरीके का अट्रैक्शन या कोई भी तरीके की बुरी चीज़ों की आदतें आप ना लगाएं। यूथ के लिए स्पेशली, अगर भारत का हर बच्चा अपने नियमों से चलना शुरू कर देगा तो हमारे अंदर बाहर कहीं से भी कोई भी अवगुण नहीं रहेंगे। मैं यही कहूँगी कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से आप इसको मजबूत बनिए, इसको मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो पे आने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।